हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स एंड रिव्यू। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंतर्गत हम न्यूटन के नियम को महत्व देते हुए रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, सूडो फोर्स के बारे में जानेंगे, ग्रेविटी को जानते हुए फिर हमारा ये और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में रोटेशन को जानते हुए फिर हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। जितनी सिंपल ये लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, और इसको कंप्लीट होने में एज फार आई नो 4 से 5 दिन लग जाएंगे अगर रोज पढ़ाया जाए तो। लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल रूल्स लगेंगे और एग्जांपल हम क्लासिकली दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई बच्चा चल रहा है, कोई गेंद उड़ रही है, वट जो देखा जा सकता है सिंपल आंखों से, हम उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और उसको समझाने के लिए जनरली यह माना जाता था कि न्यूटन के नियम पर्याप्त हैं। तो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा महत्व न्यूटन के नियम को दिया जाएगा और न्यूटन के नियम से हम ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। फिर जब सिचुएशन आएगी कि न्यूटन के नियम डील करना बंद कर देंगे, तब हमारी क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुकी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे मोशंस के बारे में, रेस्ट के बारे में, मोशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन कितना होगा, डिक्सेलरेशन कितना होगा, लोकेशन क्या होगी। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, मैं इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी होते तो मैं बताना पसंद करता कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं। तो उन चीजों को हम खर्च नहीं करेंगे। अगर आपके पास बुकलेट है तो बुकलेट का पहला प्रश्न देखेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, जिसके अंदर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम और स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। तो वो चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा लिंक। वो आपको ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पहले लेक्चर में सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिए गए थे। और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ी थोड़ी हेल्प के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वेलोसिटी का, ताकि हम वेलोसिटी एक्सेस में डिफरेंस कर पाए। लेट अस स्टार्ट। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इसमें बात करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी पॉइंट पी पोजीशन को पी से डिनोट करते हैं। अगर 2D है तो x, y, और 3D है तो x, y, z। ये हो गया z, ये x और ये y। पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ये होगा पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा? dr ओवर dt इक्वल टू dx ओवर dt i कैप प्लस dy ओवर dt j कैप प्लस dj ओवर dt। ठीक है, कितनी बात हमारी? इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर इधर का, ये तीनों डायमेंशन में मूव कर रहा है। इसकी vx और vy vz वेलोसिटी है, तो वेक्टर v जो आएगा वो आएगा vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। इट्स मीन पार्टिकल इज मूविंग इन 3D मोशन। 3D मोशन डाल लेते हैं शुरू में। लो इसमें से देखो कौन सी लिंक है। तो पार्टिकल मूविंग 3D। तो इसी प्रकार अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से कहा जाता है, उस डबल डेरिवेटिव को ही कहा जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के भी 3 कंपोनेंट होंगे, ax ay। तीसरी बंद है इसमें होगा ax ay और az। अभी स्टार्ट करते हैं, मार्कर में लगाएंगे, डर जाए। कार्टेशियन न्यूटन के नियम जानने की कोशिश करेंगे हम दोनों विद्यार्थी जो हमारे निकट बैठे हुए हैं। देखते हैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हम पढ़ाते समय ये कोशिश करेंगे कि हम यूजुअली जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाएं, बहुत ही धीमी गति से समझते हुए, बिल्कुल भी यूट्यूब के नज़रिए से नहीं पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं पूछूंगा तो बहुत अपने अंदाज में बताने की कोशिश करना, और इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि लेक्चर बड़ा हो रहा है या कैसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपना लेक्चर है, जितना इंक्रीज होगा कोई दिक्कत नहीं। गौरव सिंह जी डाल दीजिए जल्दी से। मिस्टर टोनी स्टार्क, उधर साफ कर लेने, उल्टा बंद कर लो शायद। लाइए, थैंक यू।
तो हम इसका डबल डिफरेंस करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स कंपोनेंट में भी चल रहा होगा, वाई कंपोनेंट। जो मैं इंडिविजुअली को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मैं अलग अलग जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पार्टिकल 3D में चल रहा है, इसका मतलब कि एक्स डायमेंशन में कुछ वेलोसिटी रखता होगा, वाई डायमेंशन में वेलोसिटी रखता होगा और जेड डायमेंशन में वेलोसिटी रखता होगा। ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में आया होगा कि जो पार्टिकल की ये वेलोसिटी नहीं दे रखी होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, तो हम इस दोनों को लेकर डील करेंगे। ये नहीं रखा होगा तो इन दोनों को लेकर डील करेंगे। तो आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए इस बात का मतलब कि अगर वेक्टर वी में 3 कंपोनेंट है तो 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। करो, कितना आएगा गौरव सिंह, क्या हुआ? रायता फैल गई। कोई दिक्कत नहीं है, वो इंफिनिटी पिला के दे देना। dt जे कैप प्लस डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। तो ये हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये जाना कि जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर दिया रखा हो, जब पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, पोजीशन वेक्टर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो, वेरी इन द सेंस अगर नॉन जीरो आ रहा हो, वेरी इन द सेंस अगर नॉन जीरो आ रहा हो तो इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है। मोशन इन द सेंस जब कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में गतिमान हो या बदल रहा हो तो पार्टिकल को क्या कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। अगर वेलोसिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, वेरिएबल हो, तब उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसका मतलब मैंने संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश करी कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो आई होप आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ज्ञान हो गया होगा। अब हम जानेंगे सबसे पहले 1D मोशन के बारे में और 1D मोशन में लगने वाले इक्वेशंस के बारे में। जैसे आपने सुना होगा v = u + at, v² = u = 2as, s = u / h²। उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें गौरव सिंह मदद करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के मेथड से करके बताएंगे, और फिर चमन सिंह की मदद करेंगे जो सीबीएसई मेथड से बताएंगे। बहरहाल हमें लास्ट में वो इक्वेशंस याद करनी है और उन्हें यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है वो इक्वेशंस। लीजिए गौरव सिंह, इसे सॉल्व कर लेना। सबसे पहले आता है यूपी बोर्ड वाला मेथड। यूपी बोर्ड में सबसे हल्का वाला मेथड कि आप उन इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। हैशटैग डायमेंशन इन मोशन, डायमेंशन ऑफ मोशन। डायमेंशन ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ कि मोशन कितने डायमेंशन में हो सकती है। हम जनरली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1D में पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे और 3D में आपको देखने को मिलेगा, पर 3D कार्टेशियन में मिलेगा नॉर्मली dx और dy। अभी जो मैंने आपको बताया था i कैप प्लस dy ओवर dz, y कैप j कैप और dz ओवर dt ठीक है। अब 1D में आपको जो मिलेंगे वो गति के समीकरण मिलेंगे जिन्हें कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन। 2D में आपको देखने को मिलेगा इसमें तो लीनियर मोशन मिलेगा, लीनियर 1D मोशन। 2D में आपको जो देखने को मिलेगा तो मिलेगा पैराबोला, पैराबोलिक मोशन और सर्कुलर मोशन। और मैंने 3D में बता दिया आपको कार्टेशियन मोशन होगा, जनरली सॉल्व किया सकता होगा। आपको जो फोकस करना है वो सबसे ज्यादा पैराबोलिक मोशन और सर्कुलर मोशन में करना पड़ेगा, क्योंकि हम 1D मोशन की जो इक्वेशन है हम पैराबोला में यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप गति की जो इक्वेशन मोशन है v = u + at और ये जो व्हाटएवर जो 3 इक्वेशन है उन्हें आप मैंने कहा कि लीनियर 1D मोशन के लिए इक्वेशन है तो उन्हें पैराबोला में यूज नहीं कर सकते। तो पैराबोला को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम पैराबोला की 2D को 2 अलग अलग 1D में तोड़ के एनालाइज करेंगे, समझ में, और फिर उन्हें आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम पैराबोला में पहुंचेंगे तब उसे देखा जाएगा। फिर हम 1D लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो वो लीनियर मोशन के लिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आएंगे। ठीक, हैशटैग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 1 डायमेंशन, इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन मोशन। बताइए चमन सिंह या गौरव सिंह बताइए। एक पार्टिकल है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, वो यहाँ से इधर की तरफ मूव करता है पॉइंट बी तक। हमने पूछा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा जी एस है। बात समझ आ रही, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। मैं पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो तुमने कहा सर इनिशियल वेलोसिटी यू है, क्योंकि एबीसीडी में पहले यू आता है
और फिर v आता है। इसका मतलब कोई पार्टिकल जब चल रहा होगा तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u मानेंगे और बाद में v मानेंगे। तो u इनिशियल वेलोसिटी से कोई पार्टिकल इस दिशा में मूव कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी कोई पार्टिकल इस दिशा में मूव करता है और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। क्या हो जाती है? v हो जाती है। और वो कुछ देर बाद क्या है? वो कुछ देर बाद टाइम t है। ठीक, let the particle is moving with u initial velocity after time t achieving a acceleration its velocity becomes कितनी जाती है? v. Suppose the travel displacement in this time is s. Then by the definition of acceleration, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बताइए जी, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को ज्यादा मानते हुए चलते हैं, v माइनस यू अपॉन टाइम t मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? a t इक्वल टू v माइनस यू, इसको लाएंगे एम्प्लाइज v इक्वल टू u प्लस a t। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है सर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप मुझे बताएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव किया जाता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव किया जाता है बताइए। फर्स्ट इक्वेशन मोशन मैंने ड्राइव कर दी, सेकंड को कैसे ड्राइव करेंगे? देखो ऐसे ड्राइव करेंगे, ये पार्टिकल पहला है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये पार्टिकल दूसरा है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हैं तो हम उनकी एवरेज लेने की कोशिश करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे स्टार बनाएंगे, लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। बात समझ आ रही? मैंने कहा कि ये एक जब एवरेज कब लेते हैं? एवरेज तब लेते हैं जब वेरिएशन दिखाई देता है। एवरेज कब लेते हैं? जब वेरिएशन दिखाई देता है, जब बदलाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ही पार्टिकल है और दो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब दो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर u से यहाँ पर v से, तो हम स्टार लगा के लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द बॉडी लिखो यार, क्लासिकल में आ गए ना हम। कैसे लिखेंगे एवरेज को? v एवरेज ऐसे लिखेंगे। v एवरेज कितना हो जाएगा? v प्लस u दोनों का योग बटे 2, एवरेज ऐसे निकलता है, सही। एंड ट्रेवल्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। देखो यहाँ पर जैम के लेवल पर अगर तुम ये बोलो कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी। जो यहाँ पर बैठा है सबको पता है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान के चलेंगे ना। स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कहीं भी कुछ भी यूज कर रहा हूँ, 1D में अगर पार्टिकल एक दिशा में मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, जहां भी मर्जी को वहां यूज करूंगा, ठीक। तो स्पीड इक्वल टू, पक्का ये पता है फॉर्मूला से पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। इसके हेल्प से मैं लिख रहा हूँ एम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। समझ आ रहा है? एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम कितना है? t। एस इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? ये कितनी है? u प्लस टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम इक्वल टू 2u प्लस 80/2 इंटू टाइम, ठीक है। तो दिख रहा होगा सेकंड इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। दिख रहा है गौरव सिंह? गौरव सिंह की तो मैंने हेल्प कर दी, चमन सिंह जी प्रूव करवाएंगे सारी इक्वेशन डिफरेंशियल मेथड से। बताइए कितना आ गया, बताइए। हाँ बताओ कितना है? एम्प्लाइज एस इक्वल टू 2u प्लस 80
बाई 2 इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एस इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 एम्प्लाइज एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. This is second equation of motion. Second equation of motion. बात समझ में आ रही? ठीक. स्टार वाइज लेंगे. फोर्थ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फोर्थ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. We have to square of first equation of motion. First equation of motion. ठीक, करो. पहली इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस ए टी. कितना होगा? v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी. बताओ कितना है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लिया, कितना हो जाए? ये वाला बचेगा ut. दिख रहा है ut प्लस यहाँ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर. इसे क्या कहते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आप लोग कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद रहे, भले ही से इनको सॉल्व करने का मेथड ना पता हो. अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जेएम के स्टूडेंट के लिए इतना छोटा माना जाता है, इतना नहीं माना जाता कि इन पर बेस्ड तुम्हारी बुकलेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, इन पर बेस्ड तुम्हारी बुकलेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है. ये ऐसा कहता है कि मिल गया तो ढूंढ के कर लेना. बाकी अगर हमें प्रैक्टिस बनानी है तो आप अपनी 12th की किताब को लेकर प्रैक्टिस बना सकते हैं. ठीक, तो इसी को लेकर आगे चलते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल मेथड से इक्वेशन कैसे कैलकुलेट की जाते हैं. रमन सिंह रेडी? रेडी? चलो बात हेल्प करेंगे. ठीक, हैशटैग इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डिफरेंशियल मेथड. बाय डिफरेंशियल मेथड. हाँ, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड कहते हैं इसे. इंटीग्रेशन मेथड. ठीक है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों आ गए ना, कैलकुलस में आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर डी आई डब्ल्यू पी आई एन टी डिफरेंशियल हो गया. आई एन टी जी आर एल इंटीग्रल. ब्रैकेट में क्या कहते हैं सर? कैलकुलस. बताओ. बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन A ए is equal to डब्ल्यू dv over डी आर dt. एक्सेलरेशन क्या होता है? A is equal to ए इक्वल टू dv over dt. डी ओवर डी टी. कितना है? dv बराबर डी टी इक्वल टू डी वी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. माना वेलोसिटी u से v में चेंज हो रही है. इंटीग्रेशन वेलोसिटी v से u से v. सॉरी u से v में ना, u से b v में चीज. और यहाँ एक बहुत चीज देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर सी चीज देख पा रहे हो. dv 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 क्या? dv dv टाइम का बताता ना फिर यहाँ पे. 0 से t. टाइम 0 से ठीक है. इंटीग्रल u से डी. अब कितना होगा इंटीग्रेशन? 80 80, क्योंकि एक वो बाहर ले लेंगे. इंटीग्रल 0 से t इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रल u से v डी वी. तो याद रखना है, these equations are valid only when the acceleration is constant. Acceleration is constant. ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम इन इक्वेशन को सोचते हैं ये सर्वव्यापी है. ये तब व्यापी सर्वव्यापी नहीं है जब डायमेंशन बढ़ जाए, मतलब 1D से 2D में जाओगे तब इक्वेशन नहीं लगेंगे. ये इक्वेशन तब नहीं लगेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा. उदाहरण के लिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी को कभी भी आप इससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रति किलोमीटर में ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो उस पर अप्लाइड है वो चेंज हो रहा है. जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है दैट्स मीन हम उस पर ये इक्वेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. वहां पर हम जनरली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाकर निकाल सकते हैं कि भाई वहां पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इतनी है. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बाद काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी. बात समझ आ रही है? तो जब ये वाली इक्वेशंस फेल होती हैं तब जाके वहां पर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम
इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए चैप्टर को इन्हीं क्रम में सजाया जाता है, पहले 1D फिर 2D फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो वही सॉल्व करो इसे किसान, ये आ गया 80 इक्वल टू, पहले सॉल्व करेंगे u आ जाएगा, सॉरी v आ जाएगा, v और u ऊपर v है ना, ये तो है u ऊपर v है, v को रख दिया, इसको रख दिया, कितना है एम्प्लाइज 80 इक्वल टू v है माइनस v है माइनस u है, माइनस u एम्प्लाइज v इक्वल टू u प्लस 80 u प्लस 80, दिस कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, और सेकंड के लिए क्या करेंगे, v को dx ओवर dt मान लेंगे और कब कहाँ सॉल्व पर, करेंगे? यहीं पे नहीं, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से करेंगे सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैसे करेंगे, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। v इज इक्वल टू dx ओवर dt होता है, v इक्वल टू dx dx ओवर over dt dt होता है, ओके, और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों इंटीग्रेट करेंगे, x को 0 से x तक करेंगे और हाँ। बाकी dt उधर चला जाएगा तो उसे 0 से t होगा। जो आप लेकिन बोल रहे हैं जरा, जब जब मतलब- एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ वो तो मैंने मेंशन कर दिया कि कुछ कांस्टेंट है, अब आपको ये बताना है ड्राइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, अपने माइंड में सब कुछ सोच लिया कैसे करना है। चमन प्रकाश भारती जी के अकॉर्डिंग हमें अगर सेकंड इक्वेशन मोशन ड्राइव करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ये लिखना पड़ेगा। तो स्टार बना के लिखता हूँ मैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, v इक्वल टू dx ओवर dt dx ओवर dt, ठीक है, इसको तो कर दो जी v इंटू dt इक्वल टू dx नाउ v की वैल्यू रख देंगे हम v की वैल्यू रखनी कितनी होती है, u प्लस 80 u प्लस 80 इंटू dt इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर देंगे u dt प्लस 80 dt इंटू dt इक्वल टू dx dx, इंटीग्रेट करेंगे u dt प्लस 80 dt है ना, इंटीग्रेशन 80 dt बराबर इंटीग्रल dx, 0 से s, 0 से s है, 0 से t है, 0 से u सॉरी v, dt टाइम है नहीं समझ रहे, टी पैरामीटर तो टी लिखेंगे। लग तो मुझे भी सही रहा है, देखते हैं क्या आता है। भारती जी पर विश्वास करना सही है या नहीं, क्या बोल रहे हो, हमने पहले सोच लिया था ये आएगा। बताओ कितना है, एम्प्लाइज यू टी, सही बोल रहा हूँ, प्लस हाफ, क्योंकि टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, t स्क्वायर अपॉन 2 हाँ तो ऐसा लिख लो चाहे ए टी स्क्वायर बाय 2। आप लोगों ने इतना सोचा ही क्यों यार, यही इंटीग्रेशन कर देते, क्यों इतना हम लोग इतना क्यों सोचे, जब सारे पैरामीटर कांस्टेंट है हम इंटीग्रेशन यहाँ नहीं कर सकते ऐसे करके। इंटीग्रेशन 0 से t, पूरा डेरिवेटिव t का है ना, u प्लस 80 इंटू डी टी बराबर इंटीग्रल 0 से s dx, सही बोलो। बताओ कितना है, एम्प्लाइज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू s एम्प्लाइज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, this is third is sorry second equation of motion। बताओ भाई चमन प्रकाश भारती थर्ड कैसे प्रूव करें, थर्ड इन दोनों से ही सॉल्व होगी। डिफरेंशियल यूज नहीं करेंगे मोशन, नहीं शायद नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे, क्या कैलकुलस मेथड से यूज किया सकता है। बताओ गौरव सिंह, एमोड टी-आई-वन मोशन बताओ। मुझे लगता है ना शायद इन दोनों की हेल्प से यूज होगी। चंद्र प्रकाश भारती जी ने हार मान ली। गौरव सिंह जी आप कुछ कहना चाहेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए? याद ना रहा। वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया जो हर एक बच्चा 9th क्लास 8th क्लास में बताता है कि याद तो है बस मुंह तक आ गया, निकल नहीं पा रहा है। बताओ और तो डिफरेंशियल होती है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इन दोनों को रिलेट करके निकालने डिफरेंशियल मेथड से ही सोल्व होती है। मतलब एक सॉल्यूशन है आपका मतलब ये, ठीक? मेरे कहने का मतलब नहीं इसके। हाँ, इसके मतलब ये आपका मतलब है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखो करना कैसे है, हम जो हमने इसमें याद रखेंगे कैलकुलस मेथड में कि जिस तरीके से हमने ये सॉल्व करा है ठीक उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो हमारा थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, जहां तक मुझे याद है वो चेंजिंग आएगी किसमें, इस फॉर्मूलेटरी में। तो इस फॉर्मूलेटरी में जो चेंजिंग करूंगा देखो कैसे करेंगे। हमें करना क्या है आपकी बार, यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करना है। ऐसा करने में कोई फायदा हो रहा है? हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? dx over dt एक b बन रहा है। इससे कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन डेफिनेटली लिखो स्टार
बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है? A is equal to dv over a dt, इज इक्वल टू dv over dt। ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड करना, भैया x ले लो, dx ले। dv ओवर dx, ये तो बचा। हम्म, और dx ओवर dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हो जाएगा। dv, सही है? इंटीग्रेटिंग अब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, जेवंती करती सी करो, बोल रहे यही था मेरे मुंह में, बस निकल ही गया था। पता करो कैसा होगा। एम्प्लाइज इंटीग्रल a dx इक्वल टू इंटीग्रल v dv, वेलोसिटी u से v हो रही है, डिस्टेंस v से s, कितना है? as, कितना है ये? as। अब बताओ 2as कैसा आएगा? b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा ना जी उसका। v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट। इंटीग्रेशन करो, कितना है? सॉरी, v स्क्वायर बाय 2 u से v, अब तो दिख रहा है, मल्टीप्लाई करो, कितना है? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एम्प्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। निकल में आएगा करो। अब अपर लिमिट v है, अपर लिमिट v रख दी तो v स्क्वायर हो गया, लोअर लिमिट u रख दी तो u स्क्वायर हो गया। बताओ कितना है? एम्प्लाइज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as स्टार। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ आई होप समझ में आ गई होंगी इक्वेशन मोशन ड्राइव कैसे होती है और वास्तव में रिजल्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक साथ लिखेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएशन आते हैं अगर अंडर ग्रेविटी लेते हैं और ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा इस पर तो इजी आएगा। आप जरूर 12th की बुक को करें, एस सी वर्मा की बुक सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें इस पर 1D मोशन पर बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन आप लगा लें ताकि आपकी पकड़ बन जाएगी कैसे यूज करना है इसे। ठीक, चलो जी एक साथ लिखते हैं। हैशटैग हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशंस आर, इक्वेशन ऑफ मोशंस आर, इक्वेशन मोशन जो आपको तीनों इक्वेशन मोशन है वो बतानी है और गौरव खन्ना जी बताएंगे। और हम उसमें आपको ये भी बताना है कि ऊपर जाने और नीचे आने में क्या वेरिएशन आता है या एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट होने में क्या वेरिएशन आता है। ठीक, इसमें आपकी हैंड्स की स्पेलिंग गलत हो गई है और मोशन की भी, इसलिए दोबारा लिख लेते हैं। हैशटैग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए गौरव खन्ना जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v equal to v इक्वल टू u plus u प्लस एटी, दूसरी s equal to s इक्वल टू ut plus half at square, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v square is equal v स्क्वायर इक्वल टू to u square u स्क्वायर प्लस 2s 2a। ये तब लगते हैं व्हेन extends constant body is accelerated, body is accelerated, और यही अगर deaccelerated है when the object या body एक ही बात है dx is deaccelerated, deaccelerated तो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट v इक्वल टू u minus 80, सेकंड s इक्वल टू ut minus half at square, 80 स्क्वायर, थर्ड b square is equal to u square minus u स्क्वायर minus 2as। 2s। बात समझ में आ गई? ठीक, ये तब लगते हैं जब इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में गया। अब ये था जब पार्टिकल की वेलोसिटी इस दिशा में हो, क्या है एक्स एक्स के अलोंग, ये तब लगती हैं। अगर वाई एक्स के अलोंग हो when motion is along x axis, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग कैसे होगा? ऐसे होगा, ये ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकता है, और यहाँ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। when motion is along y axis, ठीक है। तो y एक्सिस में जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसमें क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। आपको ये बताना है, अगर मैं मार्कर छोड़ दूंगा
तो नीचे जाते समय इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो नीचे जाते समय एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सेलरेट। हमेशा नीचे जाते समय प्लस की इक्वेशन लेंगे, जी लगा के लगाओ। पहली इक्वेशन कितनी होगी? नंबर 1 v is equal to u plus ut, gt सॉरी u प्लस gt। gt। सेकंड h is equal to h इज इक्वल टू ut plus का हाफ gt ut स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर gt स्क्वायर, और थर्ड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर स्क्वायर 2gh u स्क्वायर प्लस 2gh 2gh। किसके लिए? सब डाउनवर्ड के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं ऊपर फेंकता हूँ तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते होते रिड्यूस होते होते जीरो हो जाती है, स्टॉप हो जाता है। तो हम ऊपर जाने के लिए क्या देखेंगे? नंबर 1 v इक्वल टू u माइनस gh gt और सेकंड h is equal to h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सही। जो रिमार्केबल पॉइंट है वो क्या है? रिमार्क all equation of motion are valid when the object is moving with constant acceleration, with constant acceleration। ठीक है। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट नीचे वाले माइनस आएगा माइनस 2gh माइनस लिखा था ना, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तब हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक फेमस फॉर्मूला आपने दुनिया में पढ़ा होगा जिसका नाम है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कब लगता है बता जाएंगे आप गौरव सिंह जी? ये कब लगता है? इसकी कुछ अहर्ता है, आंख बंद करके आप हर जगह नहीं लगा सकते इसे। चाल बराबर दूरी बटे समय कब लगता है? कब लगता है? कब लगता है चमन प्रकाश जी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम कब लगाया जा सकता है? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही हो। पूरा स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, ऐसे नकारात्मक बातें मत कर तू। पूरा स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। चलो आपको हम बता देते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कंडीशन में लिखिए मोशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक। when the object is moving with इसको चेंज करते शॉर्ट लाइन लिखता हूं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह, इसकी जगह पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तब लगते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, याद रखें कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो dv ओवर dt का मान कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मान जीरो होगा। और जरा यहाँ रख कर देखें तो v बराबर u आ रहा है, यहाँ रख कर देखें तो s बराबर ut आ रहा है और u अपॉन s अपॉन t आ रहा है, और u जो कि चाल बराबर दूरी बटे समय दर्शा रहा है। इसका मतलब वास्तव में जो जनरल है वो ये है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर अप्लाइड होगा, और इसी का एक एवोल्यूटेड रूप है चाल बराबर दूरी बटे समय, जो हम वहां लगाएंगे जहां पर हमें पता चल रहा होगा कि वेग वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो आपको पैराबोला मोशन जो है अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे पैराबोलिक मोशन में कांस्टेंट रहता है। इसलिए जहां तहां मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को डील करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दूंगा, और वर्टिकल मोशन को डील करने के लिए मुझे ये सारी इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। और मैं सिर्फ पैराबोलिक मोशन, क्योंकि पैराबोलिक मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी इक्वेशन मोशन तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और चाल बराबर दूरी बटे समय स्पीड डिस्टेंस टाइम तब वैलिड होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन वेरी है तो जनरल कैलकुलस से सॉल्व करना पड़ता है इन सब की हेल्प के बिना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और अपना जो टॉपिक है वो है 2 डायमेंशनल मोशन। इसका कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आप जरूर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा आप खुद कर लें, क्योंकि इसमें हम टाइम समय जाया करना नहीं चाहते। कायदे में तो ये भी नहीं बताना चाहिए था, पर वही है कि अगर हम आगे जा रहे हैं, किसी सिरे को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, तो उसके बेसिक को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन कर पाए और बेस को मजबूत ना करें तो नहीं चलेगा फिर। इसलिए तो अब करते हैं हम बात पैराबोलिक मोशन की। किसकी? पैराबोलिक मोशन की। हैशटैग पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन, थोड़ी सी थ्योरी। when any object
of mass m, mass small m, is projected at angle theta from horizontal under gravity, then it follow a parabolic path. Such type of motion is called parabolic motion. When any object of mass m is projected at angle theta from horizontal under the gravity, then it follow a parabolic path. Such type of motion is called parabolic motion. Responsible factor is small g. पूरी तरह से पैराबोलिक फैक्टर के लिए अगर पैराबोलिक मोशन हो रही है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? ग्रेविटी है। एक चीज और याद रखेंगे, रिमार्क पैराबोलिक मोशन इज अ 2D मोशन। पैराबोलिक मोशन is a 2D motion, 2-dimensional motion. So we cannot deal with linear equation of motion. आप डील नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जो पैराबोलिक मोशन है ये ऑब्जर्व किसने करी थी बताओ? पता है किसने ऑब्जर्व करी? सर गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व करी थी। किसने करी थी? गैलीलियो गैलीली ने करी थी। अब जब गैलीलियो ने देखा यार 2D मोशन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एक बार में 2 कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे हैं। देखो आज तो मैथमेटिक्स इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि 10-56 कोऑर्डिनेट, जैसे आइंस्टाइन है 251 256 कोऑर्डिनेट में काम करने लग जाते हैं, तो वो तो अलग बात रही। उस जगह में 2 कोऑर्डिनेट को रिलेट करने में धुआं निकल जाता था यार, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट था ना। आइंस्टाइन जी या टेस्ला जी, ये जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, ये सब किसके ऊपर पैर रखे? न्यूटन के ऊपर, गैलीलियो के ऊपर चढ़ के तो आगे बढ़े। उनकी थीसिस को बेस मानते हुए, उनके कैलकुलस को लेके आगे बढ़े। जिनके पास कुछ नहीं था, जमीन ही नहीं थी, उनके लिए टॉप करना मुश्किल था ना, जिनको पढ़ाने वाले कोई नहीं था। तो गैलीलियो को बड़ी दिक्कत है, बोले हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि पैराबोलिक मोशन इज अ 2-dimensional मोशन, सो वी कैन नॉट डील विद linear equation of motion. So to solve this problem, Sir Galileo Galilei suggest that in this type of motion, the 2 dimension can be separately studied by linear equation of motion. तो उन्होंने ये बताया कि भले से 2-dimensional मोशन हो, पर इस टाइप के मोशन के लिए हम दोनों डायमेंशन को अलग अलग तोड़ के अलग अलग डायमेंशन में इक्वेशन मोशन को लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन उनका सिर्फ इसी टाइप के मोशन में, क्योंकि आप देखें सर्कुलर मोशन में क्या है, 2-dimensional मोशन है, पर वहां पर हम इक्वेशन मोशन को जिंदा यूज ही नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं बनता। वहां तो कंसेप्ट क्या लगाया था, उन्होंने कहा सो इस टाइप के मोशन को सोल्व करने के लिए उन्होंने बताया, सो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम सर गैलीलियो गैलीली सजेस्ट दैट, उन्होंने बताया in this type of motion the 2 dimension can be separately studied by the linear equation problem. Suggests that in this 2 type of motion the 2 dimension can be separately studied by equation of motion, by linear equation motion. कैसे स्टडी करते हैं समझेंगे, सारी बातों को आपको लिखना है ताकि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो पाए। समझते हैं कैसे? Let's start. तो हमारे पास एक कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
और यहाँ पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत? अगर कार्टेशियन है तो इसका मतलब ये एक्स होगा और ये वाई होगा, जेड की जरूरत नहीं क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है। इस दौरान जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो हमने उससे पूछा कि आपके पास मास है, तो उसने कहा सर मास नहीं होगा तो पैराबोलिक मोशन को एक्सप्लेन नहीं किया सकता, मास होना जरूरी है। आई सेड व्हाई? बिकॉज मास पर ही ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लागू होगा और ग्रेविटी ही मुझे मजबूर करती है इस प्रकार के मोशन के लिए। मैं तुम्हें नीचे ग्रेविटी खींच रही है यार, इधर कौन खींच रहा है? बोला इधर से सर ना फोर्स इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, मतलब इधर की तरफ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए इधर का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। बस हमने पैराबोलिक मोशन अगर निर्वात में हो रहा है, सबसे पहले हम जब भी स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में फिजिक्स में तो आइडियल कंडीशन को स्टडी करते हैं। अगर आप निर्वात में चंद्रमा में जाए, वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो अगर वायुमंडल नहीं है वैक्यूम की स्टेट में अगर आप पत्थर को फेंकें तो क्या ट्रैजेक्टरी पैराबोला नहीं होगी? होगी। हम उसी पैराबोला को स्टडी करते हैं, हम अर्थ वाले पैराबोला को स्टडी नहीं करते, क्योंकि अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ड्रैग होता है, अगर ड्रैग को इंक्लूड कर दिया तो क्वेश्चन सीधा डिफरेंट हो जाता है। तो उस चीज को हम इंक्लूड नहीं करते। हम मानते हैं कि हम मून पर है और वैक्यूम में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस पर एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो नीचे की ओर खींच रहा है। अर्थात ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी उसे नीचे खींच रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी नीचे खींच रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी नीचे खींच रहा है, हर समय उसे नीचे की तरफ खींच रहा है ऑब्जेक्ट को। हमने पूछा नीचे की तरफ खींच रहा है तो तुम्हारा कोई 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 कंपोनेंट अफेक्टेड हो रहा होगा? बोले सर बिल्कुल, मेरे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, मेरे वेलोसिटी v के 2 कंपोनेंट हैं, एक होता है v cos थीटा और एक होता है v sin थीटा। और मजे की बात यह है एक डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन बैलेंस की जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता दूं मैं, बहुत शानदार सा एक पजल, तुम्हें नहीं पता होगा। अगर ये बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है और यहाँ पर एक रस्सी है, एक रस्सी जो झूल रही है, जो इस प्रकार झूल रही है। सबने बोला क्यों झूल रही है? तो हमने यहाँ पे एक पत्थर लटका रखा है। क्या लटका रखा है? पत्थर। आप यहाँ पर अनंत फोर्स लगा दीजिए, ये कभी भी ब्लॉक सामने नहीं आ सकता, कभी भी सामने नहीं आ सकता। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना फोर्स लगा दूंगा कि ये चीज सामने आ जाएगी, बिल्कुल ये नहीं आ सकती, कभी सामने नहीं आएगी। बिकॉज रीजन है उसके पीछे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का फोर्स है एक्स और ये mg जो है ये y डायरेक्शन का। कभी भी x डायमेंशन का फोर्स y डायमेंशन के फोर्स को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर सकता। याद रखेंगे, x डायमेंशन का फोर्स y डायमेंशन के फोर्स को पूरी तरह बैलेंस नहीं कर सकता। क्योंकि बैलेंस होने के लिए अगर ये इधर होता तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाके बैलेंस कर पाता। बात समझ पा रहे हो? बैलेंस कब करते हैं फोर्स? अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, अगर फोर्स रिएक्शन देने योग्य नहीं है तो वो अपना कंपोनेंट देता है जो कि बैलेंस करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार टोनी स्टार्क युद्ध के समय नहीं जा सकता तो वो अपने बोलता है कि जाओ सैनिक हो जाओ। क्या होता है उसकी टीम का नाम? क्या है? टोनी स्टार्क के बहुत सारे रोबोट जो होते हैं उनका नाम क्या होता है? नाम होता है। अबे फौज का नाम तो होगा कुछ, तुमने भी ना देखी। आयरन मैन 3 में बहुत सारे आते हैं। आयरन मैन 3 में क्या होता है, ये टोनी स्टार्क होता है और इसके थोड़े यहाँ पे नहीं जा सकता तो ये अपने कंपोनेंट भेज देता है, बोले जाओ बैलेंस करो बैलेंस करो। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल पर होता हॉरिजॉन्टल से तब जाके हम कहते हैं कि हाँ कंपोनेंट है वो बैलेंस कर सकता है। अगर ये 90 डिग्री पर है, आई मीन टू से हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर है और यहाँ से 90 डिग्री पर है, तब इसका कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं हो सकता जो इसे बैलेंस कर पाए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इंडिविजुअल कंपोनेंट एक दूसरे को रिलेट नहीं कर सकते। तो वही मैं कोई कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा ग्रेविटी से कि ग्रेविटी आप कहाँ लग रही हो, तो ग्रेविटी ने कहा सर ये वेलोसिटी 2D है, इसे तो आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे थे। तो आपने क्या करा, माना ये वेलोसिटी टूट के 2 वेलोसिटी में डिफाइन हो गई है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको हॉरिजॉन्टल को कहते हैं Vx, वर्टिकल को कहते हैं Vy। यू डोंट थिंक दैट इट इज इनिशियल और फाइनल। अभी आप बिल्कुल ये ना सोचें कि v का मतलब इनिशियल होता है, v का मतलब फाइनल होता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट v इज अ वेलोसिटी, v इज अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मैंने 2 इंडिविजुअल कंपोनेंट में इसलिए तोड़ा ताकि मैं उसे इजीली स्टडी कर पाऊं। फिर मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स से इंटरैक्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल फोर्स से इंटरैक्ट करेगा। वही मैं आपको यहाँ बताया था, बिकॉज ये वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ही इंटरैक्ट करेगा, इसे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। ये चीज मैं समझने को, बिकॉज ऑफ कि ग्रेविटी का कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा जो हॉरिजॉन्टल के अपोजिट या अलोंग डायरेक्शन में जाए। ग्रेविटी इन द सेंस mg, ग्रेविटी इन द सेंस mg, फोर्स का mg का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं होगा जो हॉरिजॉन्टल v cos थीटा या तो अपोजिट जाए या अलोंग जाए। दैट्स व्हाई इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पूरी ट्रैजेक्टरी में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। बात समझ रही? तो ये चीज याद रखेंगे हम कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। दूसरा रीजन, एयर हम लेते नहीं, विस्कस फोर्स होता नहीं मीडियम में, वैक्यूम हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कोई ऐसा फोर्स लग नहीं रहा होता है जो उसके साथ इंटरेक्ट करे और इस चीज को कम या ज्यादा करे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया। ठीक है,
जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट हो गया, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यूएक्स का मान कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, जैसे क्या लगाऊंगा, एफ बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बार बार ए का मान 0 रख के एस बराबर यूटी लाने की जगह मैं 4 बराबर 0 से डायरेक्ट लगा सकता हूँ। किस दिशा में? हॉरिजॉन्टल दिशा में। बात समझ में? तो जब भी पैराबोलिक मोशन को मैं स्टडी करवाऊंगा एज माय मेथड, तो मैं हॉरिजॉन्टल के डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाऊंगा, लेकिन वर्टिकल के लिए नहीं लगा सकता, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, वो भी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। जी अब 9.8 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, वो भी ग्रेविटी वाली। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं लगाऊंगा नेगेटिव वाली इक्वेशन, और यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा पॉजिटिव वाली इक्वेशन। बात समझ में आ रही? इन इक्वेशन के हेल्प से हम थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं और ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये ड्रॉ कर देता हूँ, तुम लोग अच्छा बनना डायग्राम, ठीक है? तो मैं डायग्राम भी अच्छे बना देता हूँ, फिर तुम बोलोगे क्या पढ़ा दिया। क्या बोलो, रंगीन मार्कर का यूज करूँ? ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए थोड़ा सा कर देते हैं यार, थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक, थोड़ा सा रंगीन मार्कर यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, इंडिविजुअली स्टडी किया जा सकता है। 2-3 चीज निष्कर्ष निकाले हमने। पैराबोलिक मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, और अगर हम वर्ड के टॉप मोस्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। काफी सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ पैराबोलिक मोशन में। तो स्टार्ट करते हैं, और जितने अच्छी तरीके से समझाना हो तो चित्र आपको इसका ज्यादा सुंदर बनाना पड़ेगा। चित्र जितना अच्छा बनाएंगे कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर रहेंगे शुरुआती तौर पर। लेट्स स्टार्ट। हैशटैग पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन, ये आपका फ्रेम है, कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है? कोऑर्डिनेट फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम को, ताकि ट्रैजेक्टरी ज्यादा साफ दिखाई दे, ताकि ट्रैजेक्टरी ज्यादा साफ दिखाई दे। कोऑर्डिनेट फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर लिया, ओके ओके, वेरी गुड। ये पार्टिकल इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट किया, इस दिशा में, दिख रहा है रेड कलर? कभी वेस्ट ही जा रहा हो। थीटा यू वेलोसिटी मान ले रहा हूँ, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? ये पाकिस्तानी ग्रीन कलर पाकिस्तानी लुक कर देता सीधा। ये पाकिस्तानी कंपोनेंट है यूएक्स, इसका नाम होगा कितना? यू कॉस थीटा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना? कितना? यू बाई यू बाई यू साइन थीटा। रिमार्क ग्रेविटी ब्रैकेट में mg ऑलवेज ये अप्लाई इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ रही बात? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई it affect only the vertical component of velocity, तो सिर्फ इसे अफेक्ट करेगा। किसे? मीन्स u बाई साइन थीटा, u साइन थीटा। बात समझ में आ गई? But there cannot be any component of mg which is along or in opposite direction of ux equal to u cos theta. That's why it remain constant under the motion तो आप u cos theta को कांस्टेंट लेके चलेंगे। समझ आ रही बात? ठीक। अब जरा ऑब्जेक्ट को हम दूर भगाते हैं। ऑब्जेक्ट सामने कि भाई दूर भागो, तो ऑब्जेक्ट ने कहा सर ये मेरा प्रोजेक्शन वेलोसिटी का
वेक्टर है, मुझे इस दिशा में फेंका गया है, ठीक। हमने कहा एंगल भी तो है यार, एंगल किस किस के बीच का है बताओ, एंगल किस किस के बीच का बताओ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वेलोसिटी। एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी के बीच का है। तो यहाँ लिखेंगे रिमार्क याद रखेंगे ये जो एंगल है किस किस के बीच का, या तो एंगल को मानो तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिल्कुल सही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा किसके सिमेट्रिक होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो या फिर मान दो यू एक्स और थीटा के बीच में, या फिर आप मानो किसके बीच में, एक्स एक्सिस और थीटा के बीच में। तो मैं जो मान के चल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ये थीटा एंगल जो है ये यू एक्स और वी के बीच में, देखेंगे रिमार्क या कह सकते हैं वेयर, ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, यू एक्स और यू के बीच का एंगल है। अब करना क्या है कि इस पार्टिकल को हमें आगे भगाना है, तो यहाँ भगा दिया, ऐसे जा रहा है, ठीक है। किस दौरान ये पार्टिकल जो है यहां पर होगा, पार्टिकल कहां होगा, यहां पर होगा। तो हमने कहा भाई कि तेरे पास अभी भी दो वेलोसिटी, बोला सर बिल्कुल दो वेलोसिटी, एक है यू एक्स और एक है यू वाई और एक है टेंजेंशियल यू थीटा। बात समझ में आ रही। तो यहां पहुंचा तो मैंने बोला अभी भी तेरे पास दो वेलोसिटी, बोले सर बिल्कुल है, एक है यू एक्स एक है यू और एक है यू वाई। अभी आपको बहुत सुंदर चीज देखने को मिलेगी, जो कंपोनेंट तोड़ने का रेक्टेंगुलर मेथड होता है, यहां लिख दूंगा रिमार्क रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब हमेशा एक रेक्टेंगल बनने की कोशिश करेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या है, हमेशा एक रेक्टेंगल बनने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो ये है, तो आपको वेलोसिटी इसको नहीं खींच सकते, इसके सामने खींचना पड़ेगा तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। तो इसलिए हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ता है। तो हमें रेक्टेंगल बना दो, दिखाऊंगा तुम्हें, देखो। अब तुम सोचोगे कि भाई ये इतना क्यों बना रहे हो, यू एक्स, भाई यू एक्स तो कांस्टेंट है, तो यू एक्स कांस्टेंट है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए इसके सामने क्या लाना पड़ेगा, यू लाना पड़ेगा। जब इसके सामने यू लाओगे तो यू भाई अपने आप देखो कम होता दिख रहा होगा। दूसरा तरीका और समझाने का, आप ये देखें थीटा किसके बीच का एंगल है, यू और यू एक्स के बीच का, यू और यू एक्स के बीच में। यहां पर जब पहुंचेंगे टॉप पर, तो हमने पूछा यू, बोला यही है टेंजेंट। हमने पूछा यू एक्स, वो भी यही है, बोले यही है। हमने पूछा एंगल 0 डिग्री, बिकॉज BCAUS, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन u and ux. So at the top of the trajectory की टॉप पर अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढने जाएं, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो u y का मान होता है u sin थीटा, मान रखेंगे थीटा का u sin 0 डिग्री, कितना आएगा 0। इसमें कि ट्राजेक्टरी की टॉप पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अगर आप यहाँ बात करें कि पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है, then you have to say it have only the horizontal component of velocity, only u cos theta, only u cos theta। पार्टिकल के पास टॉप पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। इट्स मीन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इट्स मीन at the top the particle has only horizontal component of velocity, component, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इन चीजों को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि भाई कंपोनेंट कैसे यू ले लिया टॉप पर और कैसे कहाँ छोड़ दे रहे हैं, ताकि इसी वजह से मैं बेसिकली बहुत ही ज्यादा थ्योरी पा रहा हूँ ताकि हर बात क्लियर हो जाए। अब थोड़ा ट्राजेक्टरी पर फोकस करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर फोकस करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पर फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एंगल घट रहा है, ठीक है, एंगल घट रहा है। जब एंगल घट रहा है तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 के 1/2, साइन 45 के 1/2, साइन 60 के √3/2 और साइन 90 की 1। एंगल बढ़ने पर इधर जाते हैं और एंगल घटने पर इधर जाते हैं। मतलब साइन में एंगल जब घटता है, साइन में एंगल जब
घटता है तो उसकी वैल्यू घटती है। और हम जानते हैं साइन किसके पास है, वर्टिकल कंपोनेंट के पास है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का जो साइन कंपोनेंट है वो घटना चालू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगल कम हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे कम होते होते वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज होना शुरू होगी। मजे की बात है, हर पॉइंट पर यहाँ पर जितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पर भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। तो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई देगी, दो वेलोसिटी दिखाएगा हमेशा, अपवर्ड डाउनवर्ड। जितनी वेलोसिटी फेंका गया होगा उतनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, बिकॉज ऑफ gravity is a central force is a conservative force has a property that it do not show the kinetic energy means velocity। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल की विशेषताओं में आता है कर्ल F = 0, it do not change the kinetic energy in whole cycle। किस चक्र के अंदर काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं करता, और काइनेटिक एनर्जी हैज ओनली वेरिएबल क्वांटिटी द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेरिएबल तो वेलोसिटी, इसको तो वेलोसिटी की बात चल रही होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा विवेक पढ़ाओ। कॉम्प्लेन मम्मी से को कॉम्प्लेन है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रोजेक्ट थी, हमने कहा कोई कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तो ये किसी टाइम हमने यहाँ पर रोक लिया। और इसके पूरे कॉम्पोनेंट पोजीशन क्या है, तो बोला एक्स को वाई। मतलब यार एक्स का मतलब तो ये है कि तू यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस चला, बोला बिल्कुल राइट। मतलब वाई का मतलब तो ये है तू यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस चला, बिल्कुल राइट। तो हमने इससे पूछा कितने टाइम पर तू यहाँ पहुंचा, कितने टाइम पर तू यहाँ पहुंचा। द पार्टिकल लेट द